यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी के नए भारत की डबल स्ट्राइक, घर में घुसकर पाकिस्तान के साथ चीन को भी कैसे ठोक दिया भारत ने, आज आपको यह दिखाऊंगा। कहां मोदी का G20 समिट और कहां पाक का SCO समिट। गजब बेइज्जती है, आप भी देखेंगे तो यही बोलेंगे। खालिस्तानियों के कंधे पर बंदूक रखकर कौन मोदी के भारत पर निशाना लगा रहा है। अमेरिका से लेकर इकोसिस्टम तक फुल एक्टिव है, लेकिन मोदी का भारत झुकेगा नहीं। आज यह चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कुर्सी संभालते कांग्रेस को किनारे लगा दिया क्या? नई सरकार के पहले दिन ही मोदी ने कश्मीर में क्या क्या बदला, यह कैसे दिख गया, उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लाया हूं। खाने में थूक यूरिन के बाद अब टीबी मरीजों का बलगम मिला दिया। क्या ही चल रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक खाने में गंदगी मिलाई तो योगी मॉडल कैसे निपटा देगा, आज आपको देखना चाहिए। और फिर रेल हादसों की साजिश के बाद अब निशाने पर प्लेन, क्या बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। केंद्र सरकार ने आज NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को VIP सिक्योरिटी से हटाने का फैसला किया है। इनकी जगह अब CRPF के जवान VIP सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। अगले महीने से यह आदेश लागू हो जाएगा, जिसके बाद देश के 9 VIPs की Z+ सुरक्षा में बदलाव होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और मायावती जैसे नेता शामिल हैं। इन नेताओं की सिक्योरिटी में अभी NSG के ब्लैक कैट कमांडो तैनात रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत आज पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की लिखी चिट्ठी लेकर दिल्ली में घर घर जाएंगे। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और खुद को दोबारा CM बनाने की अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में याचिकाकर्ता ने 20 विधानसभा सीटों पर फिर चुनाव कराने की मांग की। आरोप लगाया है कि इन विधानसभा सीटों में कुछ EVM पर बैटरी 99% के लेवल पर काम कर रही थी, जो रिजल्ट के दिन चार्जिंग पॉइंट के लेवल से काफी अधिक है। तो दिन भर का रिवीजन हो गया। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी के नए भारत की डबल स्ट्राइक, घर में घुसकर पाकिस्तान के साथ चीन को भी ठोक दिया। कहां मोदी का G20, कहां पाकिस्तान का SCO समिट। गजब बेइज्जती है, आप भी कहेंगे। खालिस्तानियों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी के भारत पर निशाना कौन लगा रहा है। अमेरिका से लेकर इकोसिस्टम तक फुल एक्टिव, लेकिन मोदी का भारत झुकेगा नहीं। सबसे पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी के राज में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे कई देशों को भारत की यह तरक्की खटक रही है। PM मोदी ने विदेश मंत्री S जयशंकर को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के मंच से S जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा दी। जयशंकर ने आतंकवाद और सीमा विवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर अपने नए नवेले दुश्मन कनाडा को भी करारा जवाब दिया। अब शायद कनाडा को भारत से ऐसे टफ स्टैंड की उम्मीद थी नहीं थी, ये तो वही जाने। लेकिन अब कनाडा अपने पुराने दोस्तों का दरवाजा खटखटा रहा है कि यार भाई ये भारत सुन नहीं रहा यार, भैया प्रेशर में नहीं आ रहा है, तुम लोग कुछ मदद करो। भारत की शिकायत कर रहा है कनाडा। अपने पुराने रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ देश कनाडा के सुर में सुर भी मिला रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेशनल गुटबाजी के आगे भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं। उल्टे उन्होंने कनाडा को रियलिटी चेक करा दिया कि यह नया भारत है, झुकेगा नहीं। इसलिए कनाडा की मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री का जो लाइव भाषण था, उसकी आवाज दबाने का प्रयास किया। SCO की मीटिंग जब शुरू हुई तो मेजबान के तौर पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने इस बैठक की शुरुआती भाषण दिया। शहबाज शरीफ के भाषण को तो लाइव इंग्लिश में सुनाया गया। अब उनका भाषण कौन ही लाइव इंग्लिश में सुनना चाहता होगा, लेकिन फिर भी सुना दिया गया।
लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण पर उर्दू में कमेंट्री चलने लगी। पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह जानता है कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की क्लास लगा देते हैं। इंटरनेशनल मंच पर एस जयशंकर के बयान खूब वायरल होते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने यह चाल चलने का प्रयास किया। उसने पाकिस्तान में एस जयशंकर की आवाज ही गूंजने नहीं दी। एक बार देखिए पाकिस्तान ने कैसे खिला करने का प्रयास किया। फिर आपको बताऊंगा कि एस जयशंकर की आवाज म्यूट करके भी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को छुपा नहीं पाया। Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the International North-South ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, तो यकीनी तौर पे पुरानी हिकमत अमली को छोड़कर नई हिकमत अमली को अपनाने की जरूरत है ताकि मौजूदा चैलेंजेस से बखूबी नवत आजमा होया जा सके। और पाकिस्तान क्योंकि इलाकाई तरक्की का, अमन का, इस्तेहकाम का ख़्वाह है, तो वज़ीर आज़म ने वंस अगेन इस बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान मुतहर्रिक है, ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो फुली कमिटेड है। भाई अपने टीवी कार्यक्रम में तुम इस तरह से उर्दू चला दोगे तो भारत की आवाज दब जाएगी क्या? पाकिस्तान में हालांकि इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि वहां के सरकारी टीवी ने एससीओ मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री को म्यूट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि आवाज म्यूट करने से सच्चाई नहीं पलट जाती, सच्चाई दब नहीं जाती। और सच्चाई यही है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। एससीओ की मीटिंग एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की धरती में मौजूद रहकर पाकिस्तान को ही घेर दिया। मतलब एक तरह की ये सर्जिकल स्ट्राइक थी पाकिस्तान के पूरे वजूद को लेकर। ये नहीं सुधरने वाला। हम यहां आए हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हम ये मान के आए कि तुम सुधर गए हो। दुनिया को बताने आए तुम्हारे सामने बैठ के कि इसका कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए एससीओ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें तीनों बुराइयों के खिलाफ सख्त और बिना समझौते के खड़ा होना चाहिए। अगर सीमाओं के पार आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो ये व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा नहीं दे सकती। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं है या दोस्ती कमजोर है और अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है। यानी पाकिस्तान में बैठकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की क्लास लगाई, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की क्लास नहीं लगाई। इसके बाद बारी आई चीन की। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के मंच से उसके ही करीबी दोस्त चीन के भी धागे खोले। विदेश मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए सभी देशों को यह समझाया कि तरक्की और शांति के लिए जरूरी है कि हर देश दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देशों के बीच सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित हो। इसमें संप्रभुता और आपसी सम्मान जरूरी है। यह सच्ची साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न किसी एक तरफा एजेंडे पर। अगर हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापार और परिवहन के मामलों को अपने हिसाब से चुनते हैं तो यह आगे नहीं बढ़ सकता। एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को अपने भाषण से कैसे घायल किया, इसके बारे में आगे और विस्तार से बताऊंगा। पहले पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के दौरान वायरल हो रहे कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान ठहरा वो देश जिससे ना अपना मुल्क संभलता है, ना इंटरनेशनल इवेंट संभलता है। एससीओ मीटिंग में ग्रुप फोटो के दौरान भी पाकिस्तान में अधिकारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए। हड़बड़ाहट में कभी झंडा ठीक करने लगते थे, कभी दूसरे देश के नेताओं को इधर से उधर शिफ्ट करते दिखे कि सर आपको तो इधर होना है, देखिए ना पीछे झंडा हटा रहा है। अरे वो खड़े हो गए, अब तुम क्या झंडा हटा रहे हो? ठीक से खड़ा ही करा दे। उस एक को उठा के कह रहा है कि सर आप इधर आ जाइए, आपका तो इधर खड़ा होना था। एक काम पाकिस्तान से ढंग से नहीं होता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एससीओ मीटिंग में ग्रुप फोटो हो रही थी। देखिए कैसा कंफ्यूजन है वहां। अब कुछ लोग ये कहकर पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत नहीं है जो G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट धमाकेदार तरीके से निपटा देता है। अरे बॉस, तो इसकी तारीफ करो ना कि भारत ने G20 जबरदस्त किया था। पाकिस्तान में तो ऐसे इंटरनेशनल इवेंट कम होते हैं, यहां कोई आना नहीं चाहता, इसलिए जब ऐसे इवेंट होते हैं तो कम अनुभव की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। किसको कहां खड़ा होना है यह भी तुमको नहीं बताने आ रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, काहे कि तुम देश हो। खैर, पाकिस्तान में यह सब चलता ही रहेगा। बड़ी बात यह है कि करीब 9 साल बाद भारत ने अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया।
इसलिए यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से दोस्ती की राह पर आ रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने से पहले ही कंफ्यूजन दूर कर दिया था, साफ कह दिया था कि वो सिर्फ एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने भारत से जा रहे हैं, पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता वगैरह नहीं करनी है हमको कि भाई हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं। इस गफलत में मत रहना। पाकिस्तान पहुंचकर भी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वही तेवर दिखा। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले तो पाकिस्तान को ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि हां मैं बहुत खुश हूं, गदगद हूं। ये देखिए तस्वीरें, जो चेहरे पर एक ठीक है मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, थोड़ा इज्जत दे देंगे, लेकिन पूरा शान से तन के गए एस जयशंकर, हाथ हाथ मिलाए, औपचारिकता निभाते हुए पाकिस्तान के पीएम से हाथ मिलाए और आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, अरे अरे सर क्या बहुत बड़े, ऐसा कोई हिसाब नहीं था। पाकिस्तान में एस जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इस छोटी सी मुलाकात की चर्चा बहुत हो रही है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि एक दशक की चुप्पी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 20 सेकंड की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के न्यूज नेटवर्क जियो टीवी ने कहा कि जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान आए थे। उनका स्वागत एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया, जबकि बाकी नेताओं का स्वागत वरिष्ठ मंत्रियों ने किया। जिस दौरान दोनों नेता मिले उस दौरान दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव था। पाकिस्तान के एक और अखबार पाकिस्तान टुडे ने इस मुलाकात को आइस मेल्टिंग यानी रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना करार दिया। पाकिस्तान की मीडिया में एस जयशंकर के स्टाइल की भी खूब चर्चा हो रही। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पहुंचते ही एस जयशंकर ने अपना चश्मा बदल लिया। उनका कम रौला है, तुरंत निकाले काला चश्मा झकाझक और पहन लिए काला चश्मा। लेकिन जब वो प्लेन से उतरकर आगे बढ़े तो स्वैग में थे। ब्लैक गॉगल लगाकर उनका अलग जलवा दिख रहा था। पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर के इस अंदाज से ही हैरान दिख रहा है कि भाई इनका तो कुछ है रौला। अच्छा, एक और तस्वीर देखिए, देख रहे हैं कैसे काला चश्मा लगा के एकदम झकाझक। एक और तस्वीर देखिए, एस जयशंकर पाकिस्तान गए तो वहां सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ लेकर जयशंकर ने मॉर्निंग वॉक किया और भारतीय उच्चायोग में जयशंकर ने पौधा भी लगाया। पाकिस्तान को यह पता था कि एससीओ की बैठक में भारत उसकी और चीन की क्लास लगाने वाला है और अब पाकिस्तान को बार बार सुनने की आदत हो गई। वो तो खेतर है, उसको फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन उसके मंच से कोई चीन को सुना जाए तो भयंकर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के पीएम ने एससीओ के शुरुआती भाषण में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र कर दिया कि अरे सर क्या काम कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कहा कि चीन के बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान का पीएम यह बयान भारत पर इनडायरेक्ट हमले के तौर पर कर रहा था, ऐसा माना गया, क्योंकि भारत लगातार चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है। पाकिस्तान के पीएम के इस हमले का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि ट्रेड और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट को देशों की सीमाओं और संप्रभुता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि इस पर ईमानदारी से बातचीत हो। चीन की खिदमत में पाकिस्तान ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, पर भारत के विदेश मंत्री ने पैंतरेबाजी चलने नहीं दी ज्यादा देर। लेकिन जो सुधर जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, तो फिर वो पाकिस्तान काहे का। चीन को मक्खन लगाने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। यहां तो गड़बड़ आ गया, एक काम करो थोड़ा और मक्खन लाओ, चीन को लगाएं थोड़ा सटासट। एससीओ के साझा बयान में पाकिस्तान ने चीन के वन बेल्ट वन रोड का जिक्र कर दिया। साझा बयान में यह दिखाया गया कि सभी देश कैसे चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ हैं, लेकिन भारत ने साझा बयान के इस पॉइंट को मानने से ही इनकार कर दिया कि लो जाओ हटाओ, तुम मक्खन लगा रहे हो, हम क्यों उसमें शामिल होंगे भाई कि चीन बड़ा बढ़िया काम कर रहा है वन बेल्ट वन रोड बना के, हटाओ इस पॉइंट को। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बताया जाता है। चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उसकी पहुंच यूरोप तक हो जाए, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी चीन अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया है और अब तो यह चीन की दुखती रग जैसा बनता चला जा रहा है। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तान को कैसे फंसा दिया। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि विदेश मामलों में एस जयशंकर को कोई टक्कर तो दे नहीं सकता। जब पाकिस्तान में एस जयशंकर के आने की चर्चा हुई तो पहले ही हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान यह देख चुका है कि एस जयशंकर कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूरोप और अमेरिका की क्लास लगा चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान की आई चीज है। दूसरी बात यह भी है कि आखिरी बार साल 2015 में जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान गई थी,
तब विदेश सचिव के तौर पर एस जयशंकर वहां गए थे। एस जयशंकर का पुराना अनुभव भी पाकिस्तान में डील करने में काम आया होगा। एक तरफ पाकिस्तान में जाकर भारत पाकिस्तान और चीन की धज्जियां उड़ा रहा है, दूसरी तरफ कनाडा और उसके दोस्तों की भी सारी हेकड़ी निकाल रहा है, जो एक तरफ तो खालिस्तानियों और भारत विरोधियों को पालते पोसते हैं, फिर जब इन खालिस्तानियों को चुन चुनकर निपटाया जाता है तो ये देश अकड़ दिखाने लगते हैं कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आजकल यही कर रहा है। कनाडा ने पहले तो निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत के साथ नया बवाल खड़ा किया। हमने आपको बताया कि यह आदमी चुनाव हार रहा है इसलिए सब नौटंकी कर रहा है। जब भारत ने करारा जवाब दिया और वहां के अपने उच्चायुक्त को बुला लिया, साथ में कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत से निकल जाने के लिए कहा कि सामान समेटो, निकलो यहां से भाग। अब कनाडा ने नया खेल शुरू कर दिया। कनाडा अपने फ्रेंड से अपना दुखड़ा सुनाने में जुटा है कि देखो ना यार, भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। कनाडा के इन फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं 5 आईज, 5 आंखें। 5 आईज नाम के कनाडा के इस क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप का यह काम है कि एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। 5 आईज ग्रुप में कनाडा के अलावा अमेरिका है, यूके है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। कनाडा ने 5 आईज ग्रुप से कांटेक्ट किया और भारत की शिकायत की, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। न्यूजीलैंड में जो खालिस्तानी हैं, उनके लीडर पर नशे के कारोबार में शामिल रहने के आरोप लगते रहे। भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि जो संदेश वो दे रहे हैं वो समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है, और संदेश यह है कि ट्रूडो की विदाई का समय आ गया है और हम इससे सहमत हैं। सीन केसी ने यह भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कनाडा के मतदाता ऐसा बोल रहे हैं। वोटर्स अब ट्रूडो की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह से मॉन्ट्रियल के सांसद एंथनी हाउस फादर ने कहा कि ट्रूडो को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगला चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यानी जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं और ट्रूडो के इस्तीफे की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब ये प्रेशर अपने पर से नहीं हटा पा रहे तो भारत से लड़ो। भाई, अपने से बड़े बॉक्सर से लड़ोगे तो आप ये दिखाने का प्रयास करते हो कि मेरा कद भी बड़ा है, इससे कद बढ़ता है। खैर, हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कुर्सी संभालते कांग्रेस को किनारे लगा दिया क्या? नई सरकार के पहले दिन ही दिख गया मोदी ने कश्मीर में क्या क्या बदला। अब इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक तो हरियाणा में इनकी हवाबाजी चली नहीं, वहां सत्ता मिली नहीं, दूसरी तरफ जहां ये चुनाव जीत भी गए वहां इंडी गठबंधन ने ही कांग्रेस को किनारे लगा दिया। आज जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था। वहां उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम की शपथ ली, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में कांग्रेस को शामिल नहीं किया। कांग्रेस कह रही है हम नहीं हुए, कांग्रेस में किसी को मंत्री ही नहीं बनाया गया। जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायक भी जीते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि ये 6 विधायक भी कांग्रेस ने अपने दम पर क्या ही जीते होंगे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन की वजह से कांग्रेस 6 विधायक जीत गए, क्योंकि जम्मू में यहां बीजेपी से कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, वहां तो बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से उठा के पटक दिया। अब उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस को ज्यादा भाव दे नहीं रहे। यह बात अलग है कि गठबंधन की मजबूरी की वजह से शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया और इंडी गठबंधन दिखावे की राजनीति में तो आगे है, तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में सब पहुंच गए उठ के। लेकिन साथ में चुनाव लड़े, लेकिन सरकार में साथ नहीं है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की नई सरकार के शपथ ग्रहण में आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे। चेहरा देखिए कैसे उतरा हुआ है। प्रियंका वाड्रा भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह गए हुए थे, इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी थे। कहने के लिए तो सब दिखा रहे थे कि इंडी गठबंधन एक है, लेकिन असलियत क्या है ये कोई छुपा पाएगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उस कांग्रेस को अब कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जो इंडी गठबंधन ये सोच रहा था कि वो आज सारे नेताओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसके नेता आज पूरा दिन यही सफाई देने में जुटे रहे कि उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई, जबकि ये इंडी गठबंधन के लिए अपनी एकजुटता को दिखाने का बड़ा मौका था। अच्छा, आप देखिए राहुल गांधी का उतरा हुआ चेहरा, आप देखिए। हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में कुछ कर नहीं पाए, तो इनको ये अंदर अंदर तो समझ में आ रहा है कि जो इकोसिस्टम मेरा बबल बनाता है वो तो फूट गया। नहीं तो अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता तो फिर टी-शर्ट, हाफ टी-शर्ट का भी बांह ऊपर मोड़ने लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन आज देखिए चेहरा एकदम लटका हुआ है।
अच्छा, आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर को पहली चुनी हुई सरकार मिली। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट के जरिए उमर अब्दुल्ला ने रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की। कश्मीर घाटी से उमर सरकार में 2 मंत्री बनाए गए। उत्तरी कश्मीर में बारामूला की राफियाबाद सीट से विधायक बने जावेद डार को मंत्री बनाया गया, जबकि दक्षिणी कश्मीर की डीएचपुरा से एनसी विधायक सकीना इटू मंत्री बनी। वहीं जम्मू रीजन से भी 2 मंत्रियों को उमर कैबिनेट में जगह मिली है। जम्मू रीजन की छंब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा मंत्री बने। कश्मीर से उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं, तो जम्मू रीजन की नौशेरा सीट से विधायक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना को चुनाव में हराया था। और चिनाब घाटी के एक नेता को भी मंत्री बनाया गया है। चिनाब घाटी से जावेद राणा मंत्री बने हैं, जो पीर पंजाल से आते हैं और मेंढर सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस की उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 को माना जा रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात घोषणा पत्र में थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, लेकिन आर्टिकल 370 पर लब सिले हुए हैं। अगर कांग्रेस उमर सरकार में शामिल होती और आर्टिकल 370 पर विधानसभा में कोई प्रस्ताव आता तो कांग्रेस के लिए स्टैंड लेना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस को नेशनल लेवल पर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर नुकसान होने का डर है, क्योंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है। अच्छा, सीटें आई हैं मात्र 6, कौन सा ही बड़ा मंत्रालय मिल जाता या क्या ही बड़ा काम कर लेते। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इससे अच्छा बाहर ही बैठो। उमर अब्दुल्ला को उनकी जरूरत नहीं है, निर्दलीय उनसे समर्थन ले चुके हैं। उन्होंने कहा बाहर बैठोगे, एक काम करो और बाहर बैठो। इसलिए आज जब जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने शपथ ली तो गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस बाहर रही और कांग्रेस के नेता दलील दे रहे हैं कि सरकार में शामिल होने से ज्यादा जरूरी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, जिसके लिए वो उमर सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला कांग्रेस की इस दलील से इत्तेफाक रखते नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि कांग्रेस को एक मंत्री पद मिलना है और वो इसके लिए नाम तय नहीं कर पा रही। सुनिए एक बार। ये चुनाव लड़ा गया स्टेट रेस्टोरेशन के लिए, जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है, वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। अभी प्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को कि अब जब सारी चीजें हो चुकी है तो स्टेट रेस्टोर करो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट्रेन किया कि अभी हम गवर्नमेंट में जाएं, उससे बेहतर है कि हमारा फिलहाल ये रहना चाहिए कि स्टेट रेस्टोर। तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड जब तक रेस्टोर नहीं होगा तब तक शामिल नहीं होंगे। कौन? कांग्रेस सर। तो ठीक है ना, तो इससे लगा आपको डिसएग्रीमेंट है सर? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। आप देखिए ना, माइक हटा दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। They have one portfolio. They can't decide who to give it to. We'll wait. Let them decide. When they're ready to give it, we're ready. उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार से बाहर रहने की कोई खास वजह नहीं बता पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक बार सुन ही लीजिए, फिर आपको कांग्रेस पर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुनाऊंगा जिसने कांग्रेस के उमर सरकार के बाहर रहने की वजह को काफी हद तक साफ कर दिया। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार में शामिल हो जाती तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा क्या? कांग्रेस भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार से बाहर रहने के लिए कोई दलील दे, लेकिन यह भी किसी से छुपा नहीं है कि चुनावी नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देती दिख नहीं रही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह सोचकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था कि गठबंधन होने पर वो जम्मू में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, जिसके लिए जम्मू में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए दी गई। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस चुनाव लड़ी, 30 सीट पर जीती 1। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के दिल की ये टीज भी बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो राज्य में गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता। सुनिए फारूक अब्दुल्ला।
जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा कि ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया। आज भी आतंकवाद है और जम्मू में ही आतंकवाद था। तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ, कहने को ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ हैं, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। यानी फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ना हो पाया। वैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की रट लगाने वालों को नए जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन के बाद की इस तस्वीर को देखना चाहिए, जहां नए नवेले मंत्रियों की गाड़ियों पर अब सिर्फ तिरंगा लगा हुआ नजर आ रहा है, जबकि आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के मंत्रियों की गाड़ी पर 2-2 झंडे होते थे, एक राज्य का, एक भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को स्थापित कर दिया कि सिर्फ तिरंगा ही सबसे शक्तिशाली था, है और रहेगा। आप राजनीति का फर्क भी देखिए कि एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां तकरार के साथ इंडी गठबंधन सरकार बना रहा है, आपसी खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ हरियाणा है जहां आज बीजेपी ने अपना नया सीएम चुन लिया और सब कुछ शांतिपूर्वक हो। वहां पर अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कह देता, और बीजेपी में अपना अनुशासन भी है कि वहां किसी कुर्सी को लेकर खींचतान नहीं। इसलिए आप देखिए कि जो लोग हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्हीं ने नायब सैनी को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। यानी इंडी गठबंधन के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले पर फैसले ले रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, दिवाली गिफ्ट दे दिया। कैबिनेट की बैठक में रबी की कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। एमएसपी कितनी बढ़ी है वो भी सुन लीजिए। एमएसपी में गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ गई है, जौ 130 रुपए, चना 210 रुपए, मसूर 275 रुपए, सरसों 300 रुपए और सूरजमुखी 140 रुपए प्रति क्विंटल। इतनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, जो जुलाई से लागू होगा। यानी दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले का फायदा देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले, और इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब अगला चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में अगली क्लास, खाने में कोई थूक दे रहा है, कोई यूरिन मिला दे रहा है, पेशाब मिला दे रहा है, और अब तो टीबी मरीजों का बलगम मिला दिया। भाई क्या ही चल रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक खाने में गंदगी मिलाई तो कैसे योगी मॉडल अब हिसाब करेगा, अब इसका चल। आज वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, और विडंबना देखिए कि इस दिन का मकसद खाने पीने की चीजों में पोषक तत्व और सेहतमंद खाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। लेकिन हमारे यहां तो अलग ही हिसाब चल रहा है। हमारे यहां कुछ लोग खाने में थूक दे रहे हैं, कुछ लोग पेशाब मिला दे रहे हैं, यूरिन मिला दे रहे हैं। मतलब गजब लेवल पे घटिया और घिनौनी हरकत चल रही है। अब तक आपने इस तरह के वीडियो रेस्टोरेंट और सड़क के किनारे खाने पीने के चीज बेचने वालों के लोगों को करते देखा होगा। बॉस, अब तो घरों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां खाना बनाने वाली मेड, हेल्प इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही हैं। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा की पॉश सोसाइटी के वीडियो हैं, जहां रसोई में काम करने वाली मेड खाना बनाने के लिए अपने पेशाब का इस्तेमाल करती दिखी सीसीटीवी में। इसके अलावा रसोई में काम करने वाली एक मेड ने रसोई को ही टॉयलेट बना दिया। जो किचन सिंक होता है उसी में यूरिनेट कर दिया। यह देखिए, इस तरह के वीडियोस ने देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है। अब हर कोई अपनी मेड को शक की नजर से देख सकता है। भाई लोग परेशान हैं। हर किसी को लग रहा है कि अरे यार हमारे यहां सीसीटीवी नहीं है, या आप सीसीटीवी में भी 24 घंटों का फुटेज थोड़ी चेक करते हैं। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं ये सब देखकर।
सवाल है उनके मन में कि बॉस ये सब चल क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, इनके दिमाग में आखिर ऐसा चल क्या रहा है और इससे निपटा कैसे जाए। सीएम योगी ने कौन सा तगड़ा इलाज ढूंढ लिया है, ये मॉडल कैसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है, आज आपको ये सब दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। कहीं सड़क के किनारे हो रहा है, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है, कहीं ठेला लगाकर खाने पीने की चीजें बेचने वाला थूक लगाकर चीजें बेच रहा है। तो इनका इलाज योगी ने क्या ढूंढा है, इस पर आज विस्तार से बात होगी। उत्तराखंड में क्या इलाज ढूंढा गया ये भी बताऊंगा। लेकिन खाने पीने की चीजों में थूक लगाने के वीडियो तो आपने अक्सर देखे होंगे। इस बार घर में काम करने वाली एक हेल्प ने, मेड ने जो करतूत की है उसको सुनकर देखकर पूरा देश हिल गया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी का यह वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ब्लर करना पड़ा बॉस, दिखाने लायक चीज नहीं है। यहां काम करने वाली हेल्प ने आटा गूंथने के लिए एक तसला लिया और उसमें पानी की जगह अपना पेशाब मिला दिया। ये देखिए, उधर कोने में गई, धीरे से दरवाजा खींचा, बंद किया और वहीं पे उसी तसले में कर दिया। यह बात उस समय पता चली जब परिवार के लोगों ने कुछ दिन पहले रसोई के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया। इस हरकत को देखकर पूरा परिवार शॉक में चला गया भाई, क्योंकि यह मेड पिछले 8 साल से इस परिवार के लिए खाना बनाने का काम कर रही है। 8 साल आज का नहीं है। जब इसकी यह सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। यह हरकत आपको सुनने में ही इतनी घिनौनी लग रही होगी कि कोई किसी के खाने में कैसे अपना पेशाब मिला सकता है। सोचिए उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, उसको कैसे उल्टियां आ रही होंगी जिसको यह पता चला कि वो पता नहीं कितने साल से ऐसा ही पेशाब मिला हुआ, यूरिन मिला हुआ खाना खा रहा है, क्योंकि भैया 8 साल से काम कर रही थी। इस परिवार की अस्पताल पहुंचने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि इस परिवार के लोग लिवर और पेट की कई तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। इनका इलाज चल रहा है। परिवार वालों को जब इस सीसीटीवी वीडियो को में मेड को दिखी और उसने मेड को यह वीडियो दिखाया कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो घर से फरार हो गई। हालांकि पुलिस को शिकायत करने के बाद इस मेड को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, जब पुलिस ने इस मेड से पूछा कि हरकत क्यों कर रही थी भाई, क्यों खाने में अपना यूरिन मिला रही थी, तो इसने बताया कि घर के लोगों की डांट का बदला लेने के लिए यह सब किया। अब आप सोचिए कि घर में काम करने वाली हेल्प से अगर आप कुछ कह दें तो कोई यूरिन मिला देगा, अपना पेशाब मिला देगा। इस वीडियो को देखकर देश भर के लोग डर गए, कई लोग सावधान भी हुए। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगाना अब जरूरी हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेड से सिर्फ प्यार से ही बात करो, अगर डांटा तो कहीं इस तरह का बदला ना ले ले। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें नोएडा के सेक्टर 93 में एक बड़ी सोसाइटी का यह वीडियो है। वहां मेड ने रसोई को ही टॉयलेट बना डाला। सेक्टर 93 है नोएडा में, वहां एक पॉश सोसाइटी है जहां यह मेड बर्तन साफ करने वाली सिंक में ही यूरिन कर रही है। इस तरह की सिंक में खाना बनाने और खाना खाने वाले बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन इस मेड ने उसी में कर दिया। अच्छा, एक दिन का भी नहीं है कि चलो एक दिन किया हो। आप कपड़े देखिए, कपड़े चेंज हो रहे हैं। एक दिन हरी साड़ी है, एक दिन दूसरी साड़ी है, तो इसका मतलब ये तो रोज का काम है। इसको लेकर देखकर भी लोग हैरान है, शॉक्ड हैं कि भाई जिस सिंक में किचन के बर्तन रखे जाते हैं, आदमी वहां थूकता नहीं है, वहां आप कोई पेशाब कर रहा है, बताइए। रसोई में कौन करता है भाई? यह पिछले महीने का वीडियो है जिसके बारे में अब लोगों को पता चला तो इस मेड को नौकरी से निकाल दिया। गुस्से में बदला लेने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, इससे जुड़ी एक और घटना के बारे में बताता हूं। यूपी के बागपत में एक कर्मचारी ने अपनी सीनियर ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसके खाने में टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस के मरीज का बलगम मिला दिया, ताकि उसे भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। यह घटना बागपत के टीबी अस्पताल की है, जहां के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर यशवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके अस्पताल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों जब्बार और मुशीर ने उनके खाने पीने की चीजों में टीबी के मरीजों का बलगम मिलाने की हरकत की। इस घटना के खुलासे के बाद डॉक्टर साहब के साथ पूरे अस्पताल के होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक यह हरकत उन्हें जान से मारने के लिए की गई। मतलब गजब गजब चीजें सामने आ रही। अब यह भी समझिए कि इस घटना के मुख्य आरोपी जब्बार ने ऐसा किया क्यों। दरअसल बागपत के जिला टीबी अस्पताल में जब्बार नाम का चपरासी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। 7 अक्टूबर को जब्बार की एक ऑडियो क्लिप के बारे में पता चला जिसमें वो अस्पताल के डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी
और एमडीआर के मरीजों का बलगम मिलाने की बात कर रहा था। दरअसल एमडीआर टीबी के मरीजों की वो स्टेज होती है जिसमें अक्सर दवा भी काम करना बंद कर देती है। जब इस बात के बारे में अस्पताल को पता चला तो दोनों आरोपी गायब हो गए। हालांकि अब मुख्य आरोपी जब्बार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुशीर नाम का आरोपी अभी भी फरार है। आप सोचिए कि ये कैसे लोग हैं कि इस तरह की घटिया हरकत पर उतर आए हैं कि कोई धर्म के नाम पर बदला लेने के लिए, कोई डांट का बदला लेने के लिए। इस तरह का ये मतलब पाप ही है। बागपत अस्पताल के डिप्टी सीएमओ को भी सुनिए एक बार। हमारे जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय है उसके द्वारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे दी गई और बताया गया कि इस तरह की साजिश है। उसके बाद में हमने पुलिस स्टेशन में उसके लिए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो 2 लोग थे, एक का नाम जब्बार था, दूसरे का नाम मुशीर था, ये दोनों मेरे ही एम्प्लॉय है और एक टीबी के एलटी के पद पर कार्यरत है और दूसरा टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है। तो इनका किस तरीके से उन्होंने एमडीआर टीबी के जो बलगम होता है जांच के लिए हमारे पास आता है, तो वो मुझे खाने में डालने की पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए जिसमें रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले कर्मचारी खाने में थूक मिलाते हुए दिखे। इसके अलावा सड़क पर खाने पीने की चीजें जैसे जूस और फलों में भी कई दुकानदार थूक मिलाते देखे गए। लेकिन अब ये लोग इस तरह की हरकत न कर पाए, इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तगड़ा इंतजाम किया है जिसकी चर्चा हो रही है कि भाई देश भर में यह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो थूक या कोई भी ह्यूमन वेस्ट मिलाए जाने को लेकर अध्यादेश लाने जा रहे हैं। अब इसके कानून बनने के बाद ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ स्यूडो एंड एंटी हार्मनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्पिटिंग ऑर्डिनेंस 2024। इसके तहत दोषी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब अगर इस तरह के खाने में थूकोगे, यूरिन मिलाओगे, पकड़े गए तो 10 साल फिर जेल में ही थूकते रहना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो ऑर्डिनेंस 2024 भी लाया जा रहा है। इसके तहत ग्राहक को रेस्टोरेंट के मालिक से खाने से जुड़ी सभी जानकारी लेने का अधिकार होगा। ग्राहक ये पूछ सकते हैं कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए। इसके अलावा अगर कोई दुकानदार खाने में थूक या ह्यूमन वेस्ट मिलाने का दोषी पाया जाता है तो यह गैर जमानती अपराध होगा, बेल नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस तरह की घटनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी केस चलाया जा सकता है। यूपी इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा जब यह कानून आ जाएगा और बन जाएगा, लागू हो जाएगा। खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त एक्शन का आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी जिलों में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड के सभी रेस्टोरेंट को रसोई में सीसीटीवी लगाना ही होगा। इसमें जरूरत पड़ने पर खाद्य विभाग की टीम ढाबों और रेस्टोरेंट पर रैंडमली जांच भी करेगी। यानी जिस तरह के हालात बन गए हैं, अब क्या कीजिएगा। अब अगर सजा का प्रावधान नहीं होगा, कितने लोग सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और कितने लोग सीसीटीवी कैमरा लगा के दिन रात उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करते रहेंगे कि कौन कहां थूक दे रहा है, कौन कहां यूरिनेट कर दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। और बाहर जाइएगा तो कितनों का चेक कीजिएगा। इसलिए नियम कायदा होना जरूरी है और उसका डर होना जरूरी है कि अगर ये किए और पकड़े गए तो जेल जाएंगे, 10 साल जेल में रहेंगे या जमानत नहीं होगी, ये पता लगेगा तभी ऐसा रुकेगा। लेकिन तब तक अपने आप से ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई, और कोई हिसाब नहीं। पाठशाला में अब अगली क्लास। रेल हादसों की साजिश के बाद अब निशाने पर प्लेन है क्या? बड़ा आतंकी हमला होने वाला है क्या? इसका चैप्टर। कुछ दिन पहले रेलवे पटरियों पर सिलेंडर, लोहे के टुकड़े, लकड़ी और पत्थर रखने की खबरें लगातार आई। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। कानपुर से लेकर शोलापुर तक और फर्रुखाबाद से लेकर बेंगलोर तक कई जगहों पर रेल पटरियों पर बोल्डर या लोहे के टुकड़े रखकर डिरेल करने की साजिश की। ट्रेन के बाद अब हवाई सफर को निशाना बनाया जा रहा है। हवाई सफर को सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। रेलवे और हवाई सफर किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या यही वजह है कि देश के विकास को रोकने के लिए इस तरह की साजिशें हो रही हैं? आप देखिए, देश में तेजी से रेल नेटवर्क बढ़ रहा है तो रेलवे को डिरेल करने की साजिश की खबरें आई। एयर ट्रैवल और एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अब फ्लाइट्स को धमकियां मिलने लग गई हैं और लगातार मिल रही हैं। रेलवे के खिलाफ जिस तरह की साजिश की गई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन एयर ट्रैवल यानी फ्लाइट्स को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, उनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फ्लाइट्स को मिल रही धमकियों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आज की घटना के बारे में सुनिए।
दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली अकासा एयर की फ्लाइट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस फ्लाइट में 184 यात्री सवार थे। अकासा एयर की फ्लाइट QP1335 ने दिल्ली से उड़ान भरी और दोपहर 1:15 बजे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। बम की धमकी मिलने के बाद फ्लाइट ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। फ्लाइट की जांच के बाद उसमें कुछ नहीं मिला। इसी तरह से मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को भी धमकी मिली। इंडिगो की फ्लाइट को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फ्लाइट में करीब 200 यात्री सवार थे। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। यह घटना आज की है, लेकिन पिछले 4 दिन में 12 फ्लाइट्स को इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। 4 दिन में 12। एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से अयोध्या फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। फ्लाइट अयोध्या में लैंड हुई, वहां जांच की गई। स्पाइस जेट की दरभंगा से मुंबई फ्लाइट थी। मुंबई से सुरक्षित लैंडिंग के बाद फ्लाइट की जांच की। अकासा एयर की बागडोगरा से बेंगलुरु की फ्लाइट में बम की खबर उड़ी। लैंडिंग के बाद बेंगलुरु में जांच करनी पड़ी। एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो फ्लाइट धमकी के बाद कनाडा के CYFB एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया। जांच के बाद फ्लाइट रवाना हुई। इंडिगो की दम्मम जो सऊदी अरब से लखनऊ की फ्लाइट थी, धमकी के बाद जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। जांच के बाद उसे रवाना करना पड़ा। अलायंस एयर की अमृतसर से दिल्ली फ्लाइट को भी बम धमकी मिली थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरई से सिंगापुर में बम की धमकी मिली थी। एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क फ्लाइट में धमकी के बाद दिल्ली डाइवर्ट किया गया। जांच के बाद रवाना किया गया। इंडिगो की मुंबई से जेद्दा फ्लाइट धमकी के बाद प्लेन की जांच हुई। इंडिगो की मुंबई से मस्कट जाने वाली फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। अकासा एयर की दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट को भी धमकी दी गई। इतना ही नहीं, इंडिगो की मुंबई से नई दिल्ली वाली फ्लाइट को भी ऐसी ही धमकी मिली। ये सारी धमकियां आखिर में फर्जी निकली, लेकिन सवाल यह है कि 4 दिन में 12 धमकियां, ये चल क्या रहा है? क्या ये सोच समझ के हो रहा है? क्या भारत में जो एयर नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है उसको डिसरप्ट करने का प्रयास है? जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उससे साजिश की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए यह धमकियां दी गई। एक ही हैंडल से 7 फ्लाइट को बॉम्ब की धमकी दी गई। अयोध्या, शिकागो, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट को धमकी मिली। शीजो बॉम्बर 777 नाम के हैंडल से यह धमकी दी गई। दोपहर 12:38 बजे से शाम 4 बजे के बीच में यह धमकियां दी गई। अब यह कोई सामान्य बात तो है नहीं। एक ही सोशल मीडिया अकाउंट से फ्लाइट्स को धमकियां दी गई, जिसके बाद एजेंसियां एक्टिव हुई और शीजो बॉम्बर 777 नाम के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स को धमकी के मामले में सरकार भी सख्त हो गई। सिविल एविएशन मंत्री ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के साथ बैठक की। सुरक्षा एजेंसीज ने सिविल एविएशन मंत्री को शुरुआती जांच रिपोर्ट दी है। धमकी देने वाले अकाउंट्स की पहचान की जा रही है, जिसके लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने भी जांच शुरू की है। पोस्ट लिखने वाले की पहचान के लिए हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। कई लेवल के इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए अनमास्किंग प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लाइट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने का निर्देश है। एयरपोर्ट्स पर निगरानी और चेकिंग और टाइट कर दी गई। इसके साथ ही धमकी देने वालों की पहचान होने के बाद उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी वो लोग कभी हवाई सफर नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का रिस्क लिया जाए, धमकी चाहे सोशल मीडिया से मिले या फिर फोन कॉल से। सरकार हर लेवल पर इसकी जांच कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे अरे 4 दिन में 12 होक्स कॉल आया है, 13वां भी होक्स होगा, पता चला वही सही हो गया तब। तो इसलिए सरकार किसी भी तरीके से इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है।